नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। 3D में अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइन होंगी तो साफ बात है कि उनके डायरेक्शन रेशियो भी सेम होंगे और डायरेक्शन रेशियो वाला जो वेक्टर होता है वो भी उनका सेम ही होगा। तो लेट्स से दो दो लाइन है हमारे पास। एक लाइन है मान लीजिए ये L2 और एक लाइन है ये L1। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और मान लीजिए लाइन 1 की इक्वेशन है r वेक्टर बराबर पोजीशन वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। अब मैं यहाँ पे b1 b2 यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के डायरेक्शन रेशियो कैसे हैं, सेम है, तो मैं इसको b से डिनोट कर देता हूँ। और r वेक्टर बराबर दूसरी लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं a2 पोजीशन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स नहीं रखना चाहिए एक्चुअली, प्लस म्यू टाइम्स b वेक्टर। कौन ये तो ना पता है कि वो म्यू टाइम्स होगा क्योंकि ड्राइव कैसे होता है, ये ड्राइव ऐसे होता है r माइनस a2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स b वेक्टर। अब सब कांस्टेंट जरूर है ना, दोनों में सेम ही हो, इसलिए यहाँ पे आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 लीजिए या फिर लैम्डा म्यू, ज्यादा कॉमन कन्वेंशन है तो आप दोनों जगह लैम्डा नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा बारीकियां ये 3D की, क्योंकि इतने फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप चैप्टर बढ़ते जाएंगे आगे, इतने फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में आपको याद ही नहीं रख सकते और जब तक आप इमेजिन नहीं करते चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजिनेशन का खेल है। अब इमेजिन करिए आपकी दो लाइंस पैरेलल है 3D में और ये दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है आपको L1 L2 की, और इसमें कहने का मतलब ये है कि जो पोजीशन वेक्टर A1 है वो एक पॉइंट होगा L1 पे और पोजीशन वेक्टर A2 एक पॉइंट होगा L2 पे, वो कहीं भी आ सकते हैं। मैं मान लेता हूँ लेट से मेरा ये पॉइंट है पोजीशन वेक्टर, ये मान लेते हैं एस पॉइंट है ये, और ये है पोजीशन वेक्टर A1, और एक और मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ लेट से T, और ये पॉइंट है मेरा पोजीशन वेक्टर A2। अब मैं आपको ऑरिजिन से जॉइन करके नहीं दिखाया है, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ऑरिजिन से उस पॉइंट को जॉइन करने वाला वेक्टर, ये आप समझ जाइए, और इस तरह है ये। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, मैंने इसलिए एक के ऊपर एक नहीं बनाया इनको, ये कहीं भी आगे पीछे हो सकते हैं और एक के ऊपर एक नहीं बनाया मैंने एकदम। तो अब मुझे इनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है और ये हमेशा ही पैरेलल रहेंगी 3D में भी, तो यानी मैं किसी भी पॉइंट से मैं एक लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लूं, उससे मैं दूसरी लाइन में परपेंडिकुलर डालूं तो वो डिस्टेंस ही मेरी मानी जाएगी। मैं कोई भी एक लाइन, जैसे मैंने आपको अपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो बेसिकली एक किसी भी लाइन पे एक पॉइंट मान लेते हैं, उससे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरी लाइन पे कैलकुलेट कर ले तो आपका डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब जैसे मैंने एक पॉइंट मान लीजिए फिक्स कर दिया, टी फिक्स कर दिया मान लीजिए, इस टी से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं L1 पे, तो ये जो मेरी दूरी होगी, लेट से ये परपेंडिकुलर को मैं P बोल देता हूँ, तो ये जो मेरी दूरी होगी डॉटेड लाइन वाली, यही मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल को भी 90 होना पड़ेगा, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स वाले क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होती है ना, 180 डिग्री सम होता है उनका, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये हो गया, और मुझे पता है कि इन दोनों की पैरेलल जो वेक्टर है वो है बी वेक्टर, वो इसके भी पैरेलल है, वो इसके भी पैरेलल है, और मुझे निकालना है पीटी या फिर टीपी बोलूं तो मुझे निकालना है टीपी। मैं इस वेक्टर को ज्वाइन कर दूं, एस से लेकर टी को ज्वाइन कर देता हूं मैं, तो मैंने एक ये एस टी वैक्टर ज्वाइन कर दिया है, और बी वेक्टर मेरा वैसे ही ऑलरेडी मेरा L1 L2 के पैरेलल है, और मान लेते हैं ये एंगल मेरा थीटा है। तो क्या ये थीटा एंगल बेसिकली एस टी वैक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, क्योंकि बी वेक्टर को उठा के मैं L1 के ऊपर रख सकता हूँ यहाँ पे, जहां से एस को दोनों टेल को एस पे रखते हुए, तो बेसिकली एस टी वैक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, एस टी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, क्योंकि मैं बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, एस पे रख सकता हूँ, तो ये क्लियर है, और इसलिए मैं थीटा माना है यहाँ पे। पर आप यदि देखें इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एस टी पी, आप ट्राइंगल एस टी पी में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपकी लेंथ टीपी है वो आपकी है एस टी साइन थीटा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला लगाएं ट्राइंगल में, साइन थीटा बराबर क्या आएगा, इन ट्राइंगल एस टी पी आप देखिए साइन थीटा बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, टीपी के, अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर है, एस टी के। टीपी क्या आ जाएगा, टीपी है मेरे पास, टीपी आ जाएगा मेरे पास एस टी साइन थीटा। एस टी का मतलब एक्चुअली लेंथ है उसकी, यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है एस टी, क्योंकि मैंने वेक्टर डिनोट भी नहीं किया है, टीपी का मतलब लेंथ है, एस टी का मतलब भी लेंथ है, तो एस टी साइन थीटा ये मुझे निकालना है। और जब भी मैं इस तरह की टर्म देखता हूँ एस टी साइन थीटा या कॉस थीटा, तब भी मुझे हमेशा डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की याद आती है, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो मुझे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की याद आएगी, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा, मुझे पता है थीटा एंगल किसके बीच का है, एस टी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, तो यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं एस टी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में तो क्या होगा, एस टी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ एस टी वेक्टर इंटू
मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। मुझे क्या चाहिए था एक्चुअली, मॉड ऑफ एस टी वेक्टर ही था ये। मॉड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही तो होता है। तो मॉड ऑफ एस टी वेक्टर इंटू साइन थीटा चाहिए था, तो मॉड ऑफ एस टी वेक्टर मेरे पास आ गया, साइन थीटा मेरे पास आ गया। फालतू क्या बचा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, बी वेक्टर को मैं नीचे ले आता हूँ। तो मैं इस इक्वेशन से बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ एस टी वेक्टर साइन थीटा बराबर आ जाएगा मेरे पास एस टी वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। और इसको मैं वापस से यहाँ डाल देता हूँ, मॉड एस टी साइन थीटा मुझे चाहिए था यहाँ पे, तो वो मैं अब यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये टीपी मेरे पास निकल के आ जाएगा, देयरफॉर टीपी इज इक्वल टू मॉड एस टी साइन थीटा एस टी वेक्टर। अब एस टी वेक्टर किसके बराबर देखिए जरा, ये मेरा एस टी वेक्टर है क्रॉस विद बी वेक्टर। बी वेक्टर तो मुझे दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ था। एस टी वेक्टर तो मैंने अपने मन से माना है ना, तो एस टी वेक्टर कैसे निकालोगे आप, पोजिशन वेक्टर ऑफ टी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, यानी एस टी वेक्टर हो जाएगा एक्चुअली ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। और चूंकि इस केस में क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, नेगेटिव आ सकता है आंसर, तो इसके लिए आप चाहो तो इसमें आंसर को पॉजिटिव रखने के लिए आप बाद में एक मॉड लगा सकते हो। इसमें आप चाहो तो बेसिकली इस मॉड बी को, जो नीचे डिनोमिनेटर में मॉड बी है, उसको बी वेक्टर के नीचे ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, क्या हो जाएगा बी कैप। इस तरीके से हमने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस यहाँ पे निकाल ली। यानी आपको ऐसे सवालों में जब आपको वेक्टर इक्वेशन दिए हो, ठीक है, अगर मान लो आपको लाइन वेक्टर फॉर्म में ना दी हो, कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, पहली बात तो आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए कि आप बेसिकली किसी भी लाइन को वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ सकें। अगर आप पढ़ने के अलावा आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो उसको चेंज भी कर सकें, जो कि आपको मैंने सिखा रखा है पहले। और किसी भी फॉर्म में दिया आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे A1 A2 क्या थे, ये वो पॉइंट थे, चाहे मैं आपको कार्टेशियन में दूं तब भी आप ये पॉइंट निकाल सकते हो। और जो बी वेक्टर है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर है, वो चाहे कार्टेशियन में दिया होता तब भी आप निकाल सकते थे। तो मैं अभी कार्टेशियन के लिए नहीं बता रहा हूँ ये, तो आप एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन्स। एक लाइन दी हुई है आपको आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2y प्लस 3j प्लस 6k। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है, कैसे कह सकते हो आप, क्योंकि ये जो पहली लाइन है वो इसके डायरेक्शन इश्यूज हैं 2 3 6, नीचे वाले की लाइन के डायरेक्शन इश्यूज हैं 2 3 6। इन दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, और उनके दोनों के कॉमन जो एक पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा, जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा इस केस में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और वो पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर जो उस लाइन पे आएंगे वो कौन से हैं, एक पॉइंट तो ये है, एक पोजीशन वेक्टर ये है और एक पोजीशन वेक्टर, तो इसमें से आप किसी को भी a1 a2 मान सकते हो, और बी वेक्टर आपको ये दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से रखने वाली बात यह है कि यदि आप यहाँ पे a2 माइनस a1 निकालते हैं, ठीक है, मान लेते हैं सेकंड वाला लाइन मेरा सेकंड लाइन है L2 ये L1, तो a2 माइनस मतलब a2 ये होगा, a1 ये होगा। तो जब मैं a2 पोजीशन वेक्टर माइनस a1 पोजीशन वेक्टर करूंगा तो क्या होगा, 3 माइनस 1 2i कैप, 3 माइनस 2 प्लस j कैप माइनस 5 प्लस 4 माइनस k कैप। तो ये मेरे पास a2 माइनस a1 वेक्टर आ गया, और मेरा फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 क्रॉस विद b वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर। अब जब मैं क्रॉस कर रहा हूं तो क्रॉस के लिए कैसे निकालना पड़ता है, क्रॉस के लिए एक ही तरीका सिखाया आपको, कौन सा मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड। वैल्यू कैसे सॉल्व करते हो आप उसकी, डिटर्मिनेंट मेथड से। यानी अगर आपको जब निकालना होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इस केस में d बराबर आएगा मॉड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस विद b वेक्टर अपॉन मॉड b वेक्टर। अब इस केस में यदि आप इसको b कैप लिख दोगे ना तो आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने में असुविधा होगी, क्योंकि वो बी कैप के जो कंपोनेंट्स आएंगे वो बेसिकली फ्रैक्शंस आएंगे। उस केस में आप जब डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बार बार, तो उस केस में आपको दिक्कत होगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको, पहले क्या करें आप, क्योंकि मॉड तो आपको लास्ट में डिवाइड ही करना है, तो पहले आप ऊपर वाले को सॉल्व कर लें, बाद में इसको बी से मॉड बी से डिवाइड कर लें। तो ये कैसे होगा, इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k क्रॉस विद b है आपका 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा और इसका मॉड करना पड़ेगा डिवाइड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से। अब ये जो न्यूमरेटर में जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको आपको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये कुल मिला के क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर क्या होता है 36 प्लस 9 45 प्लस 4 49
अंडर रूट 49 होता है 7, यानी डिनोमिनेटर में तो आ रहा है 7, यानी मैं लिख लेता हूं इसको 1/7, और ये ऊपर वाली चीज है, ये ऊपर वाली चीज जो है वो होगी एक्चुअली मॉड ऑफ, इसको कैसे सॉल्व करते हो आप, दो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हो, आई कैप जे कैप के कैप, फर्स्ट वेक्टर कोएफिशिएंट 2 1 -1, सेकंड वेक्टर कोएफिशिएंट्स 2 3 6। जब इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आई कैप का कुछ कोएफिशिएंट आएगा, जे कैप का कुछ कोएफिशिएंट आएगा, के कैप का कुछ कोएफिशिएंट आएगा, बिकॉज क्रॉस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आउटपुट क्या आता है, एक वेक्टर आता है, तो वेक्टर में आई कैप कंपोनेंट होगा, जे कैप कंपोनेंट होगा, के कैप कंपोनेंट होगा, आपको क्या करना है उसका मॉड। सॉल्व होने के बाद ये जो भी निकल के आता है आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ऐसा निकल के आएगा, ये 1/7 मॉड ऑफ -9 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 4 के कैप। जब आप इसको वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली इसकी तभी इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है, -9 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 4 के कैप आएगा, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर ही देता है, इसीलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है बाहर तो क्या हो जाएगा, हमें इसका मॉड करना पड़ेगा, यानी अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आप जब करोगे उसको वो आएगा 293, इस तरह से आंसर बन जाएगा अंडर रूट 293/7। आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बेसिक्स अगर सही हैं क्रॉस प्रोडक्ट करने के, डॉट प्रोडक्ट करने के, डिटरमिनेंट को यूज करने के, और अगर आप ये फॉर्मूला कभी भूल भी जाओ तब भी आपके पास अपने फंडामेंटल्स की हमने कैसे निकाला था ये। तो आज के लिए इतने रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग स्क्यू लाइंस पढ़ेंगे। स्क्यू लाइंस एक्चुअली दो नॉन कोप्लिनर लाइंस होती हैं जो कि पैरेलल तो नहीं होती पर कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे 2D में देखी जाए, 2D में अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करनी है, नहीं करेंगी, करेंगी। अगर 2D में दो लाइन है और वो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके तो इंटरसेक्ट करेंगी, पर 3D में ऐसा मुमकिन नहीं है, 3D में ऐसा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो निकालना सीखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।